हेलो, नमस्कार सभी को। अब आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का दूसरा चैप्टर। इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स एंड मीजरमेंट के बारे में जाना था कि यूनिट्स क्या होती हैं, उनके मीजरमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। बेसिकली अब जो पार्ट बचा है सीबीएसई में, उसमें मीजरमेंट का पार्ट बचा ही नहीं है, बट फिर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके। और लास्ट टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहे ना तो पुराने वीडियोस आप देख सकते हो। अब आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मोशन अगर मैं आपसे कहूं जो स्ट्रेट लाइन में होते हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, उनके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, तो आप थोड़ी देर सोचोगे। जैसे ऐसे शुरुआत में दिमाग में नहीं आएगा, अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि कौन से मोशन जो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं सिर्फ। लेकिन जैसे ही मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि आपने किसी को, जैसे बुलेट फायर हुई तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। धनुष से बाण छोड़ा गया, एरो जो गया वो भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। और रॉकेट लॉन्च किया गया वो भी स्ट्रेट लाइन जाएगा आपका, जैसे स्ट्रेट ऊपर लॉन्च किया जाता है ना, स्ट्रेट वो भी जाएगा। ट्रेन की पटरी जो होती है आपकी, जो वो स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो, अब जैसे मान लो किसी पाइप में पानी जा रहा हो, पाइप स्ट्रेट लाइन है तो पानी का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे ही कोई वायर है, उसमें जो करंट बह रहा होगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसे मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, उनको या तो आप ऐसा कह लो कि इन्हीं का नाम कहा जाता है, इन्हीं को बोला जाता है यूनी डायरेक्शनल मोशन। इन्हीं का नाम क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल मोशन। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, यूनी डायरेक्शनल मोशन। मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब बात आएगी तो हमें वर्ड याद रखना होता है यूनी डायरेक्शनल मोशन का। बट जो स्टडी ऑफ मोशन की बात करें अगर हम, कि ये चैप्टर जो किस में आएगा, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है आपका मोशन इन अ प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन। जितनी भी स्टडी अगर हम मोशन के बारे में करें तो स्टडी ऑफ मोशन को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। जब भी हम कभी मोशन को पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ। काइनेमेटिक्स मींस स्टडी ऑफ मोशन। यूनिडायरेक्शनल मोशन का ही एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर। क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लिखा हो कहीं तो वही एक बात है, यूनिडायरेक्शनल मोशन लिखा हो तो भी वही बात है, रेक्टिलिनियर मोशन लिखा हो तो भी वही बात है। लेकिन अगर कहीं लिखा है काइनेमेटिक्स, इट मींस स्टडी ऑफ मोशन। इतनी सी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर लेकिन कुछ वर्ड्स मैं आपको कह रहा हूं जो शायद आपको पता है या नहीं है, बट आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्या आपको अंदाजा है कि डिस्टेंस क्या होती है? अगर हो तो अच्छी बात है। अगर आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शायद आपको उससे हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि क्या चीजें होती हैं। ऐसे सोचो, जैसे कि कोई एक पॉइंट है ए, मान लेते कोई एक पॉइंट क्या है ए, यहां है वो, और कोई एक पॉइंट है बी यहां, ठीक है ना। ऐसे मान लें कि कोई घर जा रहा है अपने, ठीक है ना, कोई घर जा रहा है अपने, या ऐसे सोचो, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, घर तो जाना हो ही जाएगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान दे कि कोई एक जैसे लड़का है, लड़के जनरली आवारा, जनरली सारे नहीं है, नहीं अपने आप को सोच लो, वीडियो देख रहे हो सोच लो आवारा है हम। देखो ध्यान देना कि जनरली आवारा, तो मान लो तो वो घर से या स्कूल से निकले, स्कूल ए पे रखा है, स्कूल से निकले, फिर वो ऐसे ऐसे जहां घूमते फिरते, जहां मन किया उनका वो घूमे फिरे, फिर जाके घर गए। जनरली लड़कियां होती हैं अच्छी, तो वो क्या करती हैं कि या स्कूल से निकली सीधे कहां गई, घर। सीधे कहां गई, घर। तो अब पाथ की बात करें तो जो लड़के ने क्या है, बहुत सारा पाथ कवर किया। तो ये जो पाथ कवर किया गया, पाथ लेंथ जो होती है
जो पाथ लेंथ होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। पाथ लेंथ जो होगी उसको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इस मतलब लड़कियां सीधे घर आ गई, मींस लड़कियां जनरली क्या करेंगी, डिस्प्लेसमेंट, स्कूल से घर, घर से स्कूल। बट लड़के दोस्ती में भी जाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है किसी से बाहर मिलना हो उनको, तो ये सब चीजें होती है ना, गुंडई करेंगे थोड़ी बहुत, तो उनको क्या है कि वो जनरली डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं। और आपकी गर्ल्स वगैरह कह सकते हैं, या लोग जो सभ्य हैं, गर्ल्स वर्ड हटा दो, वहां ये समझ लो कि जो लोग सभ्य हैं, बेचारे घर से निकले सीधे स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। या इसके अलावा ऐसे समझो कि जैसे हम लोग हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को कहीं जाना होता है, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि जैसे लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है, बाय रोड जाना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पाथ दिया गया होगा हम उसी रोड पे चलते हुए जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइन में चलते हुए चले जाएंगे। बट अगर वही हमारे पास पैसे बढ़ जाए, पैसे आ जाए बहुत सारे, तो हमारा क्या होगा कि हम फिर फ्लाइट लेके जाएंगे। तो फ्लाइट जनरली क्या, फ्लाइट वाले चाहते क्या है, या कोई भी चाहेगा क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे, तो फ्यूल कम खर्च होगा, तो फ्लाइट जनरली सीधी उड़ के चली जाएगी। तो फ्लाइट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी और पाथ लेंथ के द्वारा हमें एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो बाई रोड जब हम जा रहे हैं तो हम डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, और बाई एयर अगर हम जा रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं। इसी को ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग जो चलते फिरते हैं हम डिस्टेंस जनरली कवर करेंगे, और अगर बर्ड्स वगैरह हैं वो कहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली उड़ के पहुंच जाएंगे उस जगह। तो बर्ड्स जनरली डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। इतनी सी बात याद रखना, हैं दोनों डिस्टेंसेस ही, वो हैं डिस्टेंसेस ही। अब इन्हीं से दो वर्ड्स और बनते हैं, उनको और समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं से वर्ड बनते हैं स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। जब स्पीड की बात आती है तो स्पीड कहा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, या उसी को आप कह सकते हो पाथ लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो वो चीज क्या होगी, आपकी स्पीड। और जब वेलोसिटी कहीं लिखा मिल जाए, आपको क्या लिखा मिल जाए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आप समझ लोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि कितना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना डिफरेंस है अपॉन टाइम, वो क्या कहलाएगी, अपनी वेलोसिटी। इतनी सी बात समझ में आई कि हाँ, डिस्टेंस समझ में आ गई। डिस्टेंस जो पाथ लेंथ होगी वो डिस्टेंस है, पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो स्पीड होती है, और पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है v से। वेलोसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, v से। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है s से, और टाइम को डिनोट किया जाता है t से। क्लियर? इतने सारे वर्ड्स आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। फिर बात आती है कि वेलोसिटी में ही एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या वर्ड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे समझो, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए याद क्या रखेंगे, उस चीज को समझना। मतलब ऐसे सोचो, जैसे कोई, अब चूंकि जो चैप्टर है अपना उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसमें भी कंडीशंस है कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे। नहीं होगा तो कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्म जरूर होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही हम जनरली चीजों को पढ़ेंगे। 11th क्लास में हमें किसके लिए पढ़नी है सारी चीजें, यूनिफॉर्म जब मोशन हो रहा होगा उसके लिए पढ़नी है। तो ध्यान देना, जब यूनिफॉर्म कोई मोशन होगा, तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे कोई ऐसे मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन हुआ, अब इस पूरे मोशन के दौरान अगर वेलोसिटी फिक्स है, मींस यूनिफॉर्म है, वो जितनी वेलोसिटी है वो शुरुआत से चला जा रहा है, उसी वेलोसिटी से चला जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मान लो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है। अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताओ, इतने छोटे से पार्ट के लिए वेलोसिटी, इतने छोटे से पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या सेम नहीं होगी पूरे पार्ट के लिए वेलोसिटी से? वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम होगी ना। वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इतने से पार्ट के लिए अगर निकालोगे, या कह लो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वो पूरे टाइम के लिए भी क्या होगी, सेम होगी। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं यार, कि मतलब यार एक डिस्टेंस है जैसे, ठीक है ना, उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है जैसे, मान लो उस डिस्प्लेसमेंट की जो रेट है कवर करने की, कि 1 सेकंड में हम 1 मीटर कवर कर रहे हैं मान लो, तो वो 1 सेकंड में 1 मीटर हम कहीं भी कवर करेंगे ना, तो पूरा मोशन थ्रू आउट मोशन, मतलब थ्रू आउट द मोशन वो वैल्यू क्या रहेगी,
सेम रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस छोटे से पार्ट के लिए भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस छोटे से पार्ट को हम लोग आगे अभी डेरिवेटिव वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, अभी मैं आपको कैलकुलस मेथड जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किसी बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमिना का जब छोटा पार्ट निकाला जाता है तो वो डेरिवेटिव कहलाता है, और उस छोटे से पार्ट को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो उसका इंटीग्रेटेड पार्ट कहलाता है, या उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। कि इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फुल वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। बट अभी बात करते हैं जनरली, अभी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने आपको क्या कहा कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट होती, ये भी यही वेलोसिटी है, इसको भी v से डिनोट करेंगे, इसको भी किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। बट लिखना क्या होता है, उसको लिखने का तरीका समझो। मान लेते हैं यहां बहुत शॉर्टर इंटरवल टाइम रहा होगा dt, और बहुत छोटा सा डिस्टेंस या बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करी गई होगी ds, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, उनको डेल्टा से डिनोट कर दे। डेल्टा मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, क्लियर। अब जब टाइम बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली छोटा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है टाइम बड़ा हो, बट अगर हम छोटा सा टाइम ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होगा। बट इन केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकंड के लिए भी निकालेंगे तो भी 3 लाख किलोमीटर वो लाइट चली जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट को छोड़ के हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जिन चीजों को जिन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो टाइम के लिए ये डिस्टेंस क्या होगी, आपकी छोटी ही होगी। तो उसी को लिखा जा सकता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये टी क्या हो जाए, 0 की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब बहुत छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सकता हो उतना छोटा ये टी हो जाए। फिर क्या हो कि उसमें जो डिस्टेंस कवर करी गई या डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतनी सी बात याद रहेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि नहीं रहेगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे पता चल गया, इसी के बाद इसी को लिखा जा सकता है किस वे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये छोटे से पार्ट्स हैं, तो इनको न्यूटन साहब ने एक कैलकुलस बनाई और उन्होंने ये डेल्टा बार बार बनाना उनको दिक्कत लग रही होगी, तो उन्होंने इस जगह वर्ड डी बना दिया। क्या बना दिया, डी वर्ड बनाया, और कहा कि इसी को आप इतना बड़ा ना लिख के, उन्होंने कहा इसी को आप लिख सकते हो डी एस अपॉन डी टी। ये सेम मीन है उसका, मतलब वेलोसिटी बराबर होगा ds अपॉन dt। बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर हुई यहां तक बात कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कहीं लिखी है तो आपको इतनी सी चीजें दिमाग में रख लेनी होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऐसे ही वर्ड लिखा होता, मान लेते हैं एक्सेलरेशन, ऐसे ही वर्ड क्या लिखा होता, एक्सेलरेशन लिखा होता। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, अच्छा एक सबने स्कूटी या मोटरसाइकिल या बाइक तो देखी होगी, चलाई होगी। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, जो आपका स्कूटी बाइक है सब में एक एक्सेलरेटर होता है, राइट हैंड साइड लगा होता है। ऐसे पकड़ के चलाओ तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, या कह सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो चीज वैसे डिस्टेंस होती है, जैसे हम लोग कहीं घूमते फिरते जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वही चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसी को अच्छी सी बात ये लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो एक्सेलरेशन को दर्शाता है। और पर सेकंड ये टाइम पर सेकंड ये स्पीड बदल सकती है। मान लेते हैं कभी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, कभी 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो एक्सेलरेशन उनका बदल जाता है। टाइम टू टाइम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी को और अच्छे से क्या लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v और u क्या है, इनकी बात कर लें। v तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी, v क्या होती है अपनी फाइनल वेलोसिटी, v क्या होगी अपनी फाइनल वेलोसिटी। u होती है अपनी u, या कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा आपको u, या कहीं कहीं ये लिखा मिल सकता है आपको v नॉट के फॉर्म में। नॉट का मतलब होता है स्टार्टिंग, जब v 0 हो, इसी को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हुआ, यहां तक बातें समझ में आ रही कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम करते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है,
एक्सेलरेशन पता चल जाता है। यहां तक बात समझ में आई। अब एक और चीज कि जैसे अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी क्या वर्ड वही दिमाग में आएगा कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे किसी एक बहुत छोटे से टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगा। अब फिर से अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर से कंडीशन वही है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बहुत छोटा सा पार्ट की वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम जो होगी वही पूरे एक्सेलरेशन को दर्शाएगी कि नहीं दर्शाएगी। तो उसी को लिखा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है कि ए जो होगा वो होगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां v माइनस यू ना लिख के क्या लिखा गया? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और न्यूटन वाले फॉर्म से लिखेंगे अगर हम लोग तो इसी का क्या लिख लेंगे कि भैया a इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख लो dv अपॉन dt। इतनी सी बात समझ में आ गई कि a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। छोटे से टाइम के लिए वो चीजें आती हैं, लेकिन तभी ये वैलिड है जब तक कि वेलोसिटी कैसी हो? अपनी यूनिफॉर्म हो। क्लियर हुई यहां तक बात? अगर आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं तो फिर आपको मोशन को समझना बड़ा आसान बनेगा। इतना आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब कुछ ग्राफिकल वे में पढ़ते हैं मोशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन किसको समझते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जहां भी ऐसे मैं लिख रहा होता हूं तो आप यहां स्पीड बढ़ा लिया करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बट समझना जरूरी है, एक बार अगर आप समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करें, जैसे ऐसे ले लें, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो, मतलब उसका सबको ग्राफ बनाने तो आते ही होंगे। मान लेते हैं कोई ऐसी चीज हो, जैसे इधर ध्यान देते हैं, ऐसे कोई एक बना हो, जैसे मान लेते हैं ऐसा हो कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो और आपसे फिर कहा जाए फर्दर कि यार कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। ग्राफ मान लेते हैं यहां से ऐसे चले, ठीक, यहां से ऐसे चले, ऐसा ग्राफ हो। इसको अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको, यस, ये ऐसा हो, मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ शो हो रहा है। अब किसी भी ग्राफ के दौरान एक चीज याद रख लेना कि हमेशा जब भी हम कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होती है, हमें मालूम है, ये वाई एक्सिस होती है, हमें मालूम है। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको जो दिखाना होता है वो टाइम को दिखाना। किसको दिखाना? आप टाइम को। क्यों दिखाना? उसका रीजन अगर मैं बताऊं आपको, उसका रीजन मैं अगर आपको बताऊं कि क्यों टाइम ही दिखाना है, तो रीजन ये होता है कि यार जो कॉमन पार्ट है ना दोनों ग्राफ में, चाहे आप एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाओ चाहे वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाओ, उसमें टाइम जरूर होगा। तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। और दूसरी चीज मान लेते हैं शुरुआत में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनवाते हैं। किसको बनवाते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के मोशन को समझने का प्रयास करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं और फिर मोशन को समझने का प्रयास करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में होगा, तो यहां मैं एस लिख दे रहा हूं और इधर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी आएगा जब एक से एक, जैसे यहां वैल्यू एक रही होगी, यहां एक रही होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। और जब ऐसा सेम हो मींस वेलोसिटी क्या है? फिक्स्ड है। तो इसके इस ग्राफ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात समझ में आई है नहीं आई? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, इसलिए बॉडी कैसी मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब अगर ये ग्राफ ऐसा होता, सुनना इस चीज को, इधर बताना आप मुझे, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, ध्यान देना, अगर ये ऐसा ना हो के मान लेते हैं ये कुछ ऐसा होता, अगर ये ऐसे होता तो बताइए क्या होगा? थोड़ा सा सोचो और बताओ। तो आप ये कहोगे कि यहां ओरिजिन होगी, यहां एक्स एक्सिस होगी, यहां वाई एक्सिस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर क्या होगा? अपना टाइम होगा।
इधर क्या होगा, टाइम। मींस टाइम बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है, वो बदल नहीं रही है। इट मींस कि बॉडी कैसी है, कि बॉडी एट रेस्ट कह सकते हैं, बॉडी कैसी है, एट रेस्ट। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक और ग्राफ बना लेते हैं यहां जरा, फिर और थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि ये चीजें क्या है ना। मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसा हो। अब क्या हो रहा हो कि ऐसा हो, कुछ समझना, ऐसे तो बनाना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये ग्राफ कुछ ऐसे चले, तब आप क्या कहोगे, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है नहीं, ये कुछ ऐसा इंक्रीजिंग है, तो क्या कह सकते हैं, बॉडी इज मूविंग। अब यहां भी टाइम यहां दिखाओगे आप, यहां ओरिजिन, यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, यहां डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कहोगे, बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये बात समझ में आई, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो कुछ ग्राफ से समझना आया कि ग्राफ क्या कैसे समझाते हैं मोशन को। कुछ और ले लेते हैं, एक आध दो और अभी बना लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे आ जाए कि अगर यही चीज ऐसे हो, ये बना हो ऐसे, ठीक है ना, और इधर फिर से वही एक्स एक्सिस इधर है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जीरो है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या है, टाइम है। अब आपसे कहा जाए कि ग्राफ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ घटता चला आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब ये कैसे मूव कर रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इतनी सी बात समझ में आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो रेट है घटने की वो क्या है, अलग है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह ये ग्राफ होते आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसे ग्राफ होते आपके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते, तो क्या होता जरा समझना। अब क्या होता, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ निकलते, मतलब वो एक्सेलरेशन को दर्शाते, किसको दिखाते, ये वाले वेलोसिटी को दिखा रहे थे। अब ये वाले जो ग्राफ होंगे किसको दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को दिखाएंगे। अब मान लेते हैं जैसे पहला ग्राफ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, समझना, ये कुछ ऐसा हो ग्राफ, यहां हमें पता है यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमको हमेशा टाइम दिखाना है, हमने टाइम दिखा लिया, यहां ओरिजिन, यहां क्या दिखा दिया आपने, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे थे, यहां क्या बना ली, वेलोसिटी बना ली। अब वेलोसिटी और टाइम ऐसा है, मतलब कि टाइम के साथ वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी अगर फिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म कांस्टेंट कह लो, या फिर उसी को क्या कह लो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हुई बात यहां तक। और जो ग्राफ अभी मैंने दिया, आप थोड़ा सा होमवर्क आप लोग ये करो, थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियो, और क्या आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो जो ग्राफ बनाए थे उनको आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, पॉज कर लो, करो आगे। फिर फर्दर अगर ग्राफ ऐसा बना हो, गौर करना, अगर ग्राफ ऐसा बना हो तो क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप सिंपल मुझे ये बताओ कि अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या होगा। यहां से ग्राफ ऐसे चला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, यहां हमें पता है यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई एक्सिस, यहां वेलोसिटी, यहां टाइम। अब आपसे कहा जाए कि ये स्लोप क्या दर्शा रहा है, इसको स्लोप बोलते हैं हम लोग। अब ये स्लोप क्या दर्शा रहा है, स्लोप क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम का एक स्लोप है। ये स्लोप क्या दर्शा रहा है कि यार वेलोसिटी और टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिक्स है, यूनिफॉर्म है, तो बॉडी क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म कैसा, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो शॉर्ट में मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया। अब अगला अगर ऐसा हो कि अगला ग्राफ अगर आपका ऐसा आ जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझ लेते हैं, सारे ग्राफ बना लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब अगर ऐसा हो कि ये ग्राफ ऐसा बना हो, समझना ऐसा, तो क्या होगा जरा कमेंट करना इस चीज को। यहां हमें पता है यहां एक्स एक्सिस होगी,
यहाँ टाइम दर्शाया गया होगा, यहाँ वेलोसिटी बताई गई होगी, ये y होगा, यहाँ 0 होगा। अब अगर आप गौर करो तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन शार्प इंक्रीज हो रही है, चेंज नहीं है। तो आप कह सकते हो बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई कि अब ये इंक्रीजिंग, अभी पिछले वाले में यूनिफॉर्म था, अब यहां क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब अगर यही ग्राफ, अब इसी में मैं दर्शा दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ग्राफ बन चुके हैं, अगर ये ऐसा ग्राफ आया होता तो फिर क्या होता, बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी फिर क्या होता अपना बी पार्ट जो आता, मतलब इसमें से ए पार्ट एक बता दिया, एक बी पार्ट, बी पार्ट कौन सा वाला है, ये वाला बी है आपका, और ये वाला आपका क्या है, ए है। तो बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए, इट मींस कि अब आपके लिए मोशन को समझना आसान हो गया, आप किसी भी मोशन को समझ सकते हो। तो मोशन के बारे में इतना आपको समझना था। जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, तो आपको इतने सारे ग्राफ, वो शुरुआत की डेफिनेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता हो गई हैं तो अच्छी बात है, कुछ और आप ट्राई कर लेना, और इसमें से अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करना। अब आपको मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, चूंकि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी हैं, तो आप उनको जरा रट लो, क्योंकि अगले जो वीडियोस आ रहे हैं, 2 वीडियोस आएंगे, उनमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सीखेंगे। क्लियर है? और उनको कैसे डेरिवेट किया जाएगा, कैलकुलस मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड से, दोनों मैं आपको बताता हूं। बहुत आसान से है, उनको रट लेंगे, समझ लेंगे, और क्लास 11 की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट 11th फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। तो आप उसके पर्पज से अपने आप को तैयार करिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अभी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ वीडियो आपका पर्याप्त रहेगा जिसमें आपको समझना था सिर्फ मोशन को। अब अगले में आपको मैं डेरिवेशंस आपको दूंगा, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।